दोस्तों, आज हम तहरीक आज़ादी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेशमी रूमाल तहरीक की, जिसको सिल्क लेटर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो वीडियोस हैं कुछ लंबे होते हैं, उनको बनाने में, उसके बारे में रिसर्च करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको आखिर तक देखें। रेशमी रुमाल तहरीक एक ऐसी मूवमेंट है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की, या फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा फेज है जो बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहरीक आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का, उसके लीडरशिप प्रोवाइड करने का, उसमें कंट्रीब्यूट करने का। और इस तहरीक को जो लीड किया था वो हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने। महमूदुल हसन बहुत बड़े स्कॉलर थे और देवबंद के प्रिंसिपल थे, वाइस चांसलर थे दारुल उलूम देवबंद के। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनका नाम सुनेंगे तो हु इज हु ऑफ इंडियन उलमा जो है वो सारे उनके तकरीबन शागिर्द थे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी उनके शागिर्द थे, अनवर शाह कश्मीरी उनके शागिर्द थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी उनके शागिर्द थे, किफ़ायतुल्लाह देहलवी उनके शागिर्द थे, सनाउल्लाह अमृतसरी उनके शागिर्द थे, और उबैदुल्लाह सिंधी उनके शागिर्द थे। तो इनकी स्कॉलरशिप जो है अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो पूरा हिंदुस्तान तस्लीम करता था। एक और अहम चीज़ ये है कि 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, उसके बाद हज़रत शेखुल हिंद ने जो काम किया था, हिंदुस्तानी मुसलमानों में कॉन्फिडेंस फूकने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जो प्रोग्राम किए थे। इन्होंने मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, फिर शिमला में प्रोग्राम्स किए। तो वो अपने आप में एक जो रिवाइवल कम्युनिटी का, या कौम का, या मुल्क के स्पिरिट का रिवाइवल के लिए जो काम किया, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर दूसरा, इन्होंने जितने भी जबरदस्त बड़े काम हुए मुल्क में, उन सबको सपोर्ट किया। और उसकी यही वजह है कि जब शेखुल हिंद तहरीक, यानी इसके रेशमी रुमाल तहरीक के प्रोसेस में जब वो गिरफ्तार हुए और माल्टा में जाकर उनको कैद कर दिया गया, यूरोप में तकरीबन 3.5 साल कैद रहे। और उसके बाद जब 1920 में जब वो हिंदुस्तान वापस आए, तो तकरीबन मुल्क की लीडरशिप का हु इज हु, एवरीबडी वाज प्रेजेंट इन बॉम्बे टू रिसीव द मौलाना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये अचीवमेंट उस वक्त था जब हमारे यहाँ सोशल मीडिया का, जीमेल का, कम्युनिकेशन के इतने जराए नहीं। तो उस जमाने में उनके उनके सपोर्ट बेस, उनका जो आ, हल्का था, वो इतना जबरदस्त था। तो मौलाना शेखुल हिंद, ये जो रेशमी रुमाल तहरीक है, ये रेशमी रुमाल तहरीक जो है वो 3 pronged जो एक प्लानिंग थी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हुआ ही नहीं। तो ये वो अपने क्या नाम है, एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, उनको हकीकत से कोई मतलब कोई सरोकारी नहीं। रावलट कमेटी की रिपोर्ट में उस पर बहुत तफसील से बहस हुई है। रावलट कमेटी की रिपोर्ट जो हिंदुस्तान में जो स्ट्रगल हुआ, जो रेसिस्टेंस हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में तकरीबन 19 अर्ली 20s में उसकी वो रिपोर्ट आई थी। उसमें बहुत तफसील से इसका तज़किरा है। मेरी किताब है उलमाज रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक। इसमें तफसील से मैंने तकरीबन 150 पेजेस का एक चैप्टर है इसमें, रेशमी रुमाल तहरीक के ऊपर। तो रेशमी रुमाल तहरीक जो है वो एक ऐसी तहरीक थी जो अगर कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान को आज़ादी जो है 1920s में, या अर्ली तकरीबन 1920 या 25 के दरमियान मिल जाती, और मुल्क को मजीद और इंतज़ार नहीं करना पड़ता तकरीबन 25-30 साल और आज़ादी का। सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक जो मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम आलिम की जो एक इमेज अभी बनी हुई है, उससे बढ़कर, मतलब वो आप समझ नहीं सकते कि इसमें क्या क्या चीजें थी और किन किन चीजों को इन्होंने
सब चीज़ों को देखा। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि हिंदुस्तान में अपराइजिंग हो अंग्रेज़ों के खिलाफ। जो ट्राइबल बेल्ट है, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा और आज़ादी से पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा थी, उसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ पहले से जद्दोजहद चल रही थी, उसको इग्नाइट करना। फिर जो अफगानिस्तान का जो अमीर था, उसको उस कॉज के लिए लगाना कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद करे। फिर जर्मनी और टर्की दोनों को इंसाइट करना कि वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो यूनाइट होकर अटैक करें। तो लोग समझते हैं कि ये खाम ख्याली, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा ही था ये। लेकिन आप देखें कि मौलाना महमूद हसन जो है वो खुद मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी के साथ हिजाज गए। हिजाज में जाकर वो वहाँ जो टर्किश गवर्नर था उससे मिले, हिजाज के उसके डिफेंस मिनिस्टर से मिले, इब्राहिम पाशा से मिले, उनसे लेटर लिया सपोर्ट का, और उसने यकीन दिलाया कि जो टर्किश गवर्नमेंट है वो उनको पूरा सपोर्ट करेगी। फिर यहाँ से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी गए, और उनके वाली अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान का जो अमीर था या जो वहाँ का बादशाह था, अमानुल्लाह, शायद अमानुल्लाह, हाँ, जो भी उस वक्त वहाँ का वजीर था, वो जो प्राइम मिनिस्टर था या बादशाह था, उससे उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हो गए। दूसरे, उसी वक्त लाहौर के तकरीबन 9 MBBS के स्टूडेंट जो है वो अपना कैरियर मिड वे, अपनी एजुकेशन मिड वे छोड़कर उनका सपोर्ट देने के लिए वहाँ काबुल गए उनके साथ। तो इनका जो इंटरेक्शन था, इन लोगों का इंटरेक्शन उलमा के साथ नहीं था, इनका इंटरेक्शन आम लोगों के साथ था जो उसमें सपोर्ट कर सकते थे, और लीडरशिप के साथ था। और रियली जो 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 सपोर्ट बेस था, जो इनका इंटरेक्शन था, आप जो उनका जो लेवल देखें कि उबैदुल्ला सिंधी जो खुद एक कन्वर्ट थे, यानी पहले नॉन मुस्लिम थे, फिर मुसलमान हुए, और उन्होंने बहुत स्कॉलरशिप का उनका बहुत अपना जबरदस्त काम है जो बाद में उन्होंने किया। तो ये सपोर्ट हासिल करने के लिए रशिया भी गए, उस जमाने में US या रशिया गए, और टर्की भी गए। तो ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट थी जिसमें दूसरे मुल्कों का ताउन हासिल करके इसको जो है अपराइजिंग को मजबूत करना था, हिंदुस्तान में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना था, और एक इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस को हासिल करना था, आज़ादी को हासिल करना था। इसके लिए कुर्बानियां बहुत दी लोगों ने। जैसे निज़ाम वो टर्किश जो खलीफा है उसने एसेंट दे दिया था, अफगानिस्तान का अमीर भी ऑन द सेम पेज पर था, और ट्राइबल्स जो थे उनका पूरा सपोर्ट जो था महमूद हसन के साथ था। महमूद हसन एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो चाहे स्कॉलर जो हैं या उलमा फ्रंटियर एरियाज में रहे हो, ट्राइबल एरियाज में हो, अफगानिस्तान के रीजन में हो, या हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के किसी भी इलाके में हो, साउथ इंडिया के यानी हैदराबाद वगैरह में, उनका बहुत अपना दबदबा था। तो तकरीबन जब इन्होंने 1915 में जब ये शुरू किया, इसका तहरीक तो पहले से चल रही थी, मतलब ये ग्राउंड पहले से तैयार हो रहा था, और उसमें हिंदुस्तान के दूसरे बड़े लोग भी बड़े शामिल थे। यानी आप इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म चीज़ें हैं कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी और उनके एक भाई जो नाबीना हकीम थे, के नाम से मशहूर थे, वो उन्होंने पूरा फंड किया था उनके भाई ने, डॉक्टर मुख्तार अंसारी के भाई ने को। मुख्तार अंसारी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और गांधी जी के बहुत ही करीबी थे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा सपोर्ट था। वो लोग फ्रंट पर नहीं थे, लेकिन सारा सपोर्ट जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप का था उस जमाने में था। तो उबैदुल्ला सिंधी जो है वो 1915 में यहाँ से काबुल गए, और वहाँ ग्राउंड तैयार किया। उसी जमाने में तकरीबन 1915 में ही मौलाना जो हमारे महमूदुल हसन है, वो मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी के एक और बहुत मशहूर स्कॉलर थे, उनके साथ ये हिजाज गए। और हिजाज में जाकर उन्होंने वहाँ पर जो हिजाज के गवर्नर थे या फिर और दूसरे जो वहाँ पर जो टर्किश ऑफिशियल्स थे उनसे मुलाकात की। फिर इनकी मुलाकात टर्किश डिफेंस मिनिस्टर से हुई, और इब्राहिम पाशा ने उनको लेटर लिख के दिया जिसमें ये पूरा एश्योर दिया था। वो 3 जुबानों में लेटर थे, इंग्लिश, टर्किश और अरेबिक में।
तो इन सारी जुबानों में ये लीडर थे और इससे इंश्योर एश्योर कराया था कि सारा सपोर्ट देंगे और उनको कोई पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसी जमाने में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उसके खिलाफ जो टर्किश गवर्नमेंट थी, खिलाफत उस्मानी के खिलाफ, वहां पर एक अपराइजिंग हुई जिसमें शरीफ मक्का जो है वो जीत गया और शरीफ मक्का ने कब्जा कर लिया। और शरीफ मक्का ने इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया बिकॉज ही थॉट दैट दे वर इन कहूट्स विद द टर्किश ऑफिशियल्स। लगा उनको कि ये तुर्क जो खलीफा थे उसके खास लोग हैं, और उसने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर जब उनको गिरफ्तार किया तो अंग्रेजों को हुक्म हुआ, अंदाजा हुआ पूरी उस कंस्पायरेसी का वो चल रही थी। और अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके मौलाना महमूद हसन को, मौलाना अजीज गुल पेशावरी को, मौलाना वाहिद अहमद मदनी को, हकीम नुसरत को, और फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार नहीं किया था, वो बाद में खुद ही उन्होंने गिरफ्तारी दी कि मैं अपने टीचर को सर्व करना चाहता हूँ, महमूद हसन को। इनको पहले गिरफ्तार करके मक्का से ले गए काहिरा, इजिप्ट। वहाँ काफी दिन रखा, तहजीब का निशाना बनाया। फिर उसके बाद उनको माल्टा ले गए, जहाँ पर तकरीबन 3.5 साल इन लोगों को रखा। उसी जमाने में उनके एक दोस्त जो है उनका, जो इनके ग्रुप में थे, जो साथ में गिरफ्तार हुए थे, उनका इंतकाल हो गया वहाँ। दूसरे, लेवल ऑफ कमिटमेंट जो था इन लोगों का, इन लोगों का लेवल ऑफ कमिटमेंट अलग ही था। हकीम नुसरत के पास जो है आज़ादी का परवाना आया कि तुम जाओ, आज़ाद हो, तुम्हें तुम जा सकते हो। उन्होंने मना कर दिया कि जब तक महमूदुल हसन जो है वो जेल में, मैं नहीं जा सकता। फिर अब देखें कि उबैदुल्ला सिंधी जो वहाँ थे, काबुल में थे, उनके इस लेवल पर ताल्लुकात थे कि जब हिंदुस्तान की, इंडिया की फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जो इंडिया बर्लिन कमेटी और ये उलमा जो रेशमी रुमाल तहरीक के जो कायदीन थे उनके साथ मिलकर बनी, उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। तो हम लोग समझते हैं, एरोनियसली हम लोग ये समझते हैं कि जो पहली जो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, वो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर बनी। नहीं, उससे बहुत पहले 1916 में जो है वो हुकूमत बनी थी। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जिनका नाम अलीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आता रहता है। उनकी फैमिली ने अलीगढ़ को जमीन दी थी। बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे। बरकतुल्लाह भोपाली जबरदस्त स्कॉलर थे अपने आप में। मतलब वो उस जमाने में 1910s और 1920s में पूरी दुनिया घूमे, और जहाँ जाते थे वो वहाँ पर हाथों हाथ लिए जाते थे। यानी जापान गए तो वहाँ जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज के जो है प्रोफेसर अपॉइंट हो गए। वहाँ से उन्होंने दो जर्नल्स भी निकाले, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की के दबाव में बंद करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे लोग साथ में थे इन लोगों के। और जो रेशमी रुमाल तहरीक के जो बाज़ अफराद थे, उनमें से बाज़ दूसरों को भी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में जगह मिली। लेकिन क्या हुआ, जो उनके जो लेटर्स लिखे थे उस जमाने में, यानी सीक्रेसी की वजह से रेशमी कपड़े पर लिखे थे, इसीलिए उसको, इस तहरीक को रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। वो जो है वो किसी हाथ, जब काबुल से इंडिया भेजा जा रहा था, तो उसी वक्त जो है अंग्रेजों के पास पास जासूसों ने, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने खबर दे दी। और वो जो है, जो उनका जो लेके जा रहा था उसको नुमाइंदा, उसको गिरफ्तार कर दिया। फिर नॉर्थ इंडिया में तकरीबन कई हजार लोगों को, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार किया, उनका बुरा हशर किया, उनकी जमीनें छीन ली, उनको उनका पूरा, बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने मुल्क बदर कर दिया था। जेल में लोग काफी दिनों तक रहे। तो ये जो कुर्बानी है और जो इसमें जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी के बारे में तो आप देखें कि जो रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बहुत तफसील से इसके बारे में लिखा हुआ है। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि Silk later conspirators have sought to establish contacts with the Muslims of India. In August 1916, the plot known to government as the Silk Letter, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को सिल्क लेटर पे वो मिले थे, लेटर लिखे हुए,
case was discovered. This was a project hatched in India with the object of destroying British rule by means of an attack on the northwest frontier, supplemented by Muhammadan rising in the country. यानी मुस्लिम बगावत होगी हिंदुस्तान से और ट्राइबल एरियाज में बगावत होगी. For the purpose of instigating and executing this plan, a certain Mulvi Ubaidullah crossed the northwest frontier early in August 1950 with three companions, Abdullah, Fateh Muhammad, and Muhammad Ali. Ubaidullah is a converted Sikh and had been trained as a Mulvi in the Muslim religious school of Deoband in Saharanpur district of the United Provinces. There he infected some of the staff and students with his own militant and anti-British ideas, and the principal person whom he influenced was Maulana Mahmud Hassan, who had long been head Maulvi in the school. मौलाना जो थे वो उस दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर थे. उसमें उसने लिखा है, Ubaidullah wished to spread over India a pan-Islamic anti-British movement through the agency of Maulvis trained in the famous Deobandi school. But this plan was thwarted by the manager and committee who dismissed him, and some of ये तो गलत स्टोरी है, दूसरी वजह से उनको वहां से हटाया गया था. उनकी उबैदुल्ला सिंधी की अपनी जो है उनकी सेफ्टी की वजह से वहां से हटाया गया था. Secret meetings were held at Maulana's house, and it was reported that men from the frontier had been received there. On September the 18th, Mahmud Hassan with a certain Muhammad Mia and other friends followed Ubaidullah's example by leaving India, not however for the north but for the Hijaz tract of Arabia. बहुत तफसील से इसमें कई पेजेस में लिखा हुआ है. तो जो लोग कहते हैं कि रेशमी रुमाल तहरीक जो है उसकी कोई अहमियत नहीं थी और कुछ नहीं थी, वो एक्चुअली क्या है, वो बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया में जीते, उनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं. अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती तो अंग्रेजों ने अपनी इस इम्पोर्टेंट ट्रैवलर कमेटी की रिपोर्ट में इसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखा होता. तो रेशमी रुमाल तहरीक जो है वो, और फिर आप देखें कि जब महमूद हसन आए तकरीबन 3.5 साल के इनकासरेशन के बाद, तो हिंदुस्तान में जो उनको राउजिंग वेलकम मिला, गांधी जी, नेहरू, दूसरे जो मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो सारे लीडर्स हैं, वो सब उनके जो है वो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे. बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा आदमी जो आया वहां से जंग से, मतलब जो उस कॉन्फाइनमेंट से, कैद से, ताजीब का शिकार होकर आया, उसको पूरे मुल्क ने ऐसा सम्मान दिया जिसका वो मुस्तहिक था. दूसरी अहम बात यह है कि उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने एक काम ये किया कि मुसलमानों से कहा कि वो गांधी जी को सपोर्ट करें. उससे पहले जो है गांधी जी वॉज नॉट सच अ इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडिया स्पिरिट ऑफ मूवमेंट. मुसलमान जो थे वो उनका वो और शायद दूसरे जो है नॉन मुस्लिम्स का अलायंस नहीं था उस वक्त. इन्होंने, इनकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि इन्होंने फतवा लिखा कि मुसलमान जो है वो गांधी जी का सपोर्ट करें. तो पूरे मुसलमान, आप देखें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, मतलब बहुत लंबी मुद्दत तक सपोर्ट उन्होंने किया गांधी जी का. वो खुद भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, वरना मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस में आना बहुत मुश्किल था. तो इन मौलाना महमूद हसन हो या मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हो या मौलाना मोहम्मद मंसूर अंसारी या दूसरे लोग जो हों, ख़ास तौर पर बरकतुल्लाह भोपाली, अजीज़ गुल पेशावरी या दूसरे हज़ारों लोग जिन्होंने जो तहज़ीब पर निशाना बने, गिरफ्तार हुए, उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए, उनको फरामोश नहीं करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.